कृषि के लिए उपयोगी मिट्टी कितनी है? 4। कौन कौन सी? भारत में सर्वाधिक विस्तार किस मिट्टी का है? बताइए। कितने % भूभाग पर? 43% भूभाग पर। दूसरे पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी कितने भूभाग पर? 18%। कितने पर है? लगभग 18% भूभाग पर है। ठीक है, ये बताइएगा इनमें से कौन सी मिट्टी जो है स्थानांतरित मिट्टी है? चारों मिट्टियों में से स्थानांतरित मिट्टी कौन सी है? जरूर। और बाकी मिट्टियां कैसी हैं? स्थानांतरित है, स्थानबद्ध है। क्या है? स्थानबद्ध। स्थानबद्ध कौन कौन सी मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, पर्वतीय मिट्टी वाले में ले लीजिएगा, 2-3 मिनट बोल लीजिएगा। पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? पर्वतों पर। तो पर्वतों का हिमालयी क्षेत्र में और दक्षिण भारत के सह्याद्री के जो इर्द गिर्द वाला एरिया है वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी सबसे कमजोर मिट्टी है। कैसी मिट्टी है ये? कमजोर मिट्टी। पूछेगा तुमसे निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे कमजोर है? तो पर्वतीय मिट्टी है। सेब, केसर और ड्राई फ्रूट जितने भी होते हैं, जैसे अखरोट भी ड्राई फ्रूट ही है ना, तो पर्वतीय मिट्टी हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। हिमालय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हम कह सकते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मतलब हिमालय का विस्तार तुम थोड़ा सा देखोगे तो कहां पर है? अरे यही तो एरिया था। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये पूरा का पूरा पर्वतीय मिट्टी वाला एरिया है। क्या है? पर्वतीय मिट्टी वाला एरिया। सही वाला नहीं है? पर्वतीय मिट्टी हो जाएगी ये। ठीक, तो पर्वतीय मिट्टी। बताओ ये वाली मिट्टी का नाम जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी कुछ विस्तार थोड़ा सा कहां पर है? असम में भी है। और ये पूरी मिट्टी का नाम क्या है? लाल मिट्टी है। और ये वाली मिट्टी काली मिट्टी है। और यहाँ पर ये वाली लेटराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? लेटराइट। और ये वाली कौन सी है? मरुस्थलीय। और ये दलदली है। और ये वाली कौन सी है? ये लवणीय है। ये कौन सी है? ये दलदली है। तटाव के किनारे पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है? दलदली मिट्टी पाई जाती है। तो कृषि के मुख्य रूप से जो मिट्टियां वो 4 हैं। बाकी सारी मिट्टियां कैसी है? आपको कृषि होती है लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं होती जितना कि हमारे उत्तर भारत के विशाल मैदान में होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट करिएगा मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी ये कौन से नंबर की? 5वें नंबर की? ये 6वें की है। मरुस्थलीय। मरुस्थलीय मिट्टी की क्या विशेषता है? तो कर लीजिएगा, ये उपजाऊ नहीं होती है। हालांकि इसमें मोटे अनाजों का है ना, मोटी अनाजों की कृषि की जाती है। देखो ये उपजाऊ नहीं है। उपजाऊ लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है? कहीं कहीं पर जो कृषियां की जाती है तो जो वापस की मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। जैसे जौ, मक्का, बाजरा, इन सब की कृषि की जाती है इसमें। मरुस्थलीय। इसका विस्तार बताओ कहां पर है? तो इसका विस्तार मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात में, गुजरात के उत्तर वाले एरिया में मुख्य रूप से। जैसे देखो नोट्स में सब मेंशन है, तो वहां पर देख लो लोकेशन कैसे कहां पर विस्तार है हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कृषि मोटे अनाजों की होती है कहीं कहीं पर, और राजस्थान और गुजरात में इसका मुख्य रूप से विस्तार है। ये उपजाऊ ज्यादा नहीं है ना, उपजाऊ नहीं है। एक प्रश्न पूछता है, लैंडस्लाइड की घटना किस मिट्टी में होती है? लैंडस्लाइड भूस्खलन की घटना तो पर्वतीय में। भूस्खलन की घटना बताओ, भूस्खलन की घटना कहां होती है? पर्वतीय में। ये यही पर्वतीय वाली मिट्टी में कर लेना। भूस्खलन की घटना सीमेंट उद्योग के लिए लाभकारी मिट्टी है तो कौन सी? मरुस्थलीय। सीमेंट उद्योग के लिए लाभकारी मिट्टी कौन सी हो जाएगी? मरुस्थलीय। ठीक है, और बाकी आप ध्यान रखना ये। और लैंडस्लाइड का होता है या भूस्खलन? तो भूस्खलन का होता है पर्वतीय मिट्टी में। मतलब पहाड़ों से तुमने देखा उत्तराखंड में
या हिमाचल प्रदेश में भी वर्तमान में क्या है, लैंड स्लाइडिंग हो रही है, बहुत सारी भूस्खलन हो रहा है, इसमें बहुत सारी 8-8-10 मंजिला इमारतें नीचे रह जाती हैं और पर्वत जो है ना नीचे गिर जाते हैं, तो वही बोलते हैं लैंड स्लाइडिंग। तो पर्वतीय मिट्टी है ना, ये आपकी धारणा उसमें हो जाती है। और मरुस्थलीय मिट्टी कौन सी है, मरुस्थलीय का ये वाले दिए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करिएगा लवणीय मिट्टी। नेक्स्ट क्या है, लवणीय। लवणीय मिट्टी में क्या होता है, नमक की मात्रा ज्यादा होती है, नमक की मात्रा क्या होती है, ज्यादा। लवणीय मिट्टी में क्या, लवणीय शब्द से ही मतलब हो रहा है कि लवणीय का नमक की मात्रा ज्यादा है। इसे रेह या कलर मिट्टी भी कहते हैं, इसे रेह या कलर, रेह या कलर मिट्टी एक जगह आज भी बताता हूं। पर एक मिट्टी का नाम और था रेह और कलर, मतलब किसका था है? नहीं, पुरानी जलोढ़ का, किसका था, पुरानी जलोढ़। पुरानी जलोढ़ में भी नमक की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसे रेह या कलर मिट्टी कहने लगते हैं, क्योंकि बाद में पैदावार क्या होने लगती है, घटने लगती है, इसलिए। हालांकि नवीन जलोढ़ में क्या होता है, पैदावार जो होती है वो ज्यादा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लवणीय मिट्टी का विस्तार कहाँ है बताओ, गुजरात के कच्छ, और गुजरात में कच्छ है, तो कच्छ के रण में ही क्या है, ज्यादातर इसका विस्तार है, कच्छ के रण में। कच्छ के रण में मुख्य रूप से विस्तृत है, कच्छ के रण में, ठीक है। अन्य जगह पर भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं अन्य जगह नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से कहां पर है, तो ये कच्छ के रण में, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कर लीजिएगा दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी 8 नंबर कौन सी है, दलदली। दलदली मिट्टी का मतलब तटों पर, तटों पर पाई जाती है, तटों पर पाई जाती है। दलदली मिट्टी कहां पाई जाती है, तटों पर। दलदली मिट्टी कहां पाई जाएगी, तटों पर। इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ह्यूमस, ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है। तो बताओ ह्यूमस की मात्रा ज्यादा है, कृषि के लिए उपयोगी है, बहुत ज्यादा उपयोगी है, यानी कृषि भी यहाँ पर क्या है, अच्छी की जा सकती है, लेकिन हो नहीं पाती है। अब कृषि को यहाँ ह्यूमस की मात्रा क्या ज्यादा है, ठीक है। मैंग्रोव वन किन मिट्टी में है, मैंग्रोव वन जो है ना दलदली मिट्टी में ही है। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। किसमें, सुंदरबन का डेल्टा में। किसमें पाए जाते हैं, सुंदरबन के डेल्टा में, जिसमें सुंदरबन का डेल्टा क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो ये वाला पूरा एरिया है गंगा और ब्रह्मपुत्र, है ना, नदियों के द्वारा बनाया गया डेल्टा है। दलदली मिट्टी यही पाई जाती है तटों पर, तटों वाला ये पूरा एरिया। भारत के 9 राज्य तट की सीमा लगाते हैं, तो तटों, तो ये तटों वाला ये भी तट नहीं आएगा सारा का नाम, तो ये सब क्या दलदली मिट्टी है। दलदली में ह्यूमस की मात्रा ज्यादा है, और इसमें कृषि मतलब की नहीं जाती, कृषि करेंगे तो अच्छे पैदावार हो सकती है, ध्यान रखना। जहाँ पर ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है वहां पर कृषि आराम से अच्छे पैमाने पर हो सकती है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो मिट्टी के बारे में जो है मोटा मोटा काम यही है। इसके अलावा एक दो नोट लिख लीजिएगा, ये लिखो, कोई मिट्टी कितनी उपजाऊ है ना, उसके संबंध में चर्चा करते हैं। देखो, खेती करने के लिए या अनाज उगाने के लिए, खेती करने के लिए या अनाज उगाने के लिए मिट्टी में पाए जाने वाले तत्व, खेती करने के लिए या अनाज उगाने के लिए मिट्टी में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व, मतलब 3 तत्व ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाने चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। तो 3 तत्व कौन कौन से हैं, NPK, तो इनका अनुपात ही पता होना चाहिए। NPK, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस और K फॉर पोटेशियम। 4-2-1 का अनुपात होता है, कितने का होता है, 4-2-1, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। जब हम कभी कृषि करेंगे तो कृषि में कितने तत्वों का होना अनिवार्यता है, इनका, और उनके अनिवार्यता किस रेशियो में होनी चाहिए, तो 4-2-1 में। जब कभी किसी किसान भाई के खेत में यदि कृषि नहीं होती है तो उसे अपनी मिट्टी का सैंपल ले जाकर के चेक करवाना चाहिए, जहाँ पर भी लैब होती है मिट्टी की वहां पर, और उस मिट्टी में ये चेक करवाना होता है नाइट्रोजन कितना अनुपात में है, फास्फोरस कितने में है और पोटेशियम कितने में है। जब हम कभी कृषि करते हैं तो कृषि के तत्वों का जो अनुपात है वो ये होना चाहिए, ध्यान रखना है। लेकिन
किसी बीज को यदि हमें अंकुरित करना है तो बीज को अंकुरित करने के लिए अनुपात बताओ क्या है? बीज रोपण के समय फास्फोरस की जरूरत ज्यादा होती है, तो देखो बीज रोपण के समय बीज रोपण के समय, ठीक है, मिट्टी में पाए जाने वाले तत्व, मिट्टी में कितने अनुपात में तत्व पाए जाने चाहिए? तत्व तो ये पूरे यही वाले होंगे, एन पी और के, एनपीके होंगे, अनुपात चेंज हो जाएगा। तो मैं देखा होगा बहुत सारी खादी, यूरिया और एक और कुछ होती है, कौन सी खादी होती है, डीएपी वगैरह देते हैं, तो डीएपी में मात्रा क्या किसकी ज्यादा होती है? फास्फोरस की ज्यादा मात्रा होती है। तो बीज के रोपण के समय तो उसे देते नहीं देते, क्या बीज बीच में दे देते हैं? अगर कोई कृषि होगी तो देने पड़ता है और जरूरत पड़ रही है, नहीं तो शुरुआत में देते हैं जिससे बीज क्या हो जाए, जल्दी से उगाए, अंकुरित हो जाए। तो इनमें एनपीके कितना होना चाहिए? 1:2:1, 1:2:1, ठीक है। बीज रोपण के समय और जब कृषि कर रहे हैं तो कितनी होनी चाहिए? 4:2:1, और बीज रोपण के समय 1:2:1, कितना होना चाहिए? 1:2:1 होना चाहिए अनुपात। अगर ये नहीं है तो जो पैदावार है वो कम होगी, ज्यादा ना उल्टा सीधा कृषि कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, चेक हो जाती है बेटा मैम, ठीक है, लैब होगी वो चेक करवा लीजिएगा, चेक हो जाएगी। सही माना नहीं आ रहा? नेक्स्ट कर लीजिएगा। भारत के खेतों में ह्यूमस नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। भारत के खेतों में ह्यूमस नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है, तीनों। ये इसके पार्ट है, मतलब भारत के जो जमीन है उसमें इन चीजों की कमी पाई जाती है, ध्यान रखना है। कहीं कहीं पर तो जैसे ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक किसमें है, तो बता दलदली में है, तो केवल दलदली में रहेगा। अब इसमें खेती नहीं कर सकते, दलदली चला जाता है तो कोई कृषि हो ही पाती नहीं जल्दी। तो ह्यूमस और नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है, ध्यान रखना। ओवरऑल पूरे भारत में देखा जाए तो जो कृषि है, जो योग्य भूमि है, उसमें किस तरह की कमी है, तो ह्यूमस की, नाइट्रोजन की और फास्फोरस की। इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? उर्वरकों का करते हैं। अलग से यूरिया लगा रहे हैं तो यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन ज्यादा बढ़ा देते हैं वो, ठीक है, नाइट्रोजन। और डीएपी लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, फास्फोरस, क्या हो जाएगा भैया, फास्फोरस, ऐसे करके हम बढ़ा लेते हैं। अब नेक्स्ट कर लीजिएगा, मिट्टी का पीएच वैल्यू कितना होता है? सामान्य तौर पर देखा जाए मिट्टी का पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू जानते हैं ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, पीएच वैल्यू की खोज किसने किया है? सोरेनसन ने। किसने किया? सोरेनसन महोदय के द्वारा किया गया। पीएच वैल्यू, मिट्टी की पीएच वैल्यू, इसे मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका खोजकर्ता कौन है? सोरेनसन। कौन है? सोरेनसन है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, एक सीधी रेखा उसमें टेम्परेचर 0 से लेकर 14 तक चलता है। एक वैल्यू यहाँ पर क्या 7 होती है, 7 से कम है तो अम्लीयता ज्यादा है, 7 से कम है तो 7 से कम, और 7 से अधिक है तो क्या हो जाएगा, तो क्षारीयता ज्यादा है। तो मैं यदि बोलूं किसी मिट्टी का पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो मिट्टी कैसी होगी, वो अम्लीय मिट्टी होगी, अम्लीय मिट्टी। अगर किसी मिट्टी का पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो मिट्टी कैसी होगी, अम्लीय। कैसी होगी, अम्लीय। अगर किसी मिट्टी का पीएच वैल्यू 7 से अधिक है तो मिट्टी कैसी होगी, क्षारीय मिट्टी। कैसी होगी, क्षारीय मिट्टी। तो खेती करने के लिए या कृषि करने के लिए जो मिट्टी होनी चाहिए वो क्षारीय होनी चाहिए कि अम्लीय होनी चाहिए, बताइए, क्षारीय होनी चाहिए या अम्लीय होनी चाहिए, ये आपको बताना, ठीक है। तो इसका देखो सबसे बेस्ट तरीका है मिट्टी करने के लिए, ना बहुत ज्यादा क्षारीय हो ना बहुत ज्यादा अम्लीय हो, ये दोनों ध्यान रखना है आपको। कैसे करना है देखो समझो। जब हम कृषि करेंगे तो कृषि करने के लिए कोई भी जो मिट्टी होगी उसकी जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, हाँ, हम कहते हैं 6 से लेकर के 8 के बीच में होना चाहिए, 6 से 8। देखिए 6 से 8 में 8 बहुत ज्यादा बोलने वाले थे, लेकिन एक्चुअल में कितना मतलब रहना जरूरी है। तो आप कह सकते हो लगभग 6 से 7.5 के समथिंग, 7.5 डाटा सही लिखो, 7.5 के समथिंग इतना। यानी कृषि करने के लिए
हमें मिट्टी अम्लीयता भी होनी चाहिए और क्षारीयता भी होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अम्लीयता ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे 5 हो गई या मान लीजिएगा 2 हो गई या मान लीजिए 3, तो वहां कृषि नहीं होगी। जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा 14 हो गई तो क्षारीयता बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो वहां पर भी कृषि नहीं होगी। कृषि का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, सही तरीके से 6 से 7.5 के मध्य में। इतना डाटा है। 7 पर उदासीन है, 7 पे क्या होता है, उदासीन। जल कैसा है, उदासीन। पीने योग्य जल कैसा होता है, उदासीन। लेकिन अगर उस जल में तुम कोई या अम्लीयता करो, क्या होता है, एसिड। क्या होते हैं, एसिड। एसिड कैसा होता है, खट्टा। ऐसा होता है, खट्टा ही होता है। तो जैसे मैं बोलूं सबसे ज्यादा, जैसे बैटरी होती है, बैटरी में तेजाब पड़ता है, तेजाब कैसा है, खट्टा। उसमें अम्लीयता ज्यादा होती है। क्या होती है, अम्लीयता ज्यादा होती है। ये आपको ध्यान रखना है। समझ आ रहा नहीं आ रहा। और क्षारीयता में देखा जाए तो क्या है, कड़वा टाइप का होता है। कैसा होता है, कड़वा टाइप का। तो ये हो जाएगा, समझ में आ गया। अब प्रश्न है कि खेती में अम्लीयता को बढ़ाने पर, है ना, क्या किया जाता है। अम्लीयता को बढ़ाना है तो क्या करेंगे, चूने का छिड़काव करते हैं। देख लो, अगर खेती में हमें अम्लीयता बढ़ानी है, जैसे कोई खेती बहुत ज्यादा क्षारीय हो गई है, ठीक है, तो ले लो खेती में अम्लीयता बढ़ानी है। अम्लीयता अगर बढ़ानी है तो किसका छिड़काव करते हैं, चूने का। चूने का छिड़काव किया जाएगा, चूने का छिड़काव। यदि किसी मिट्टी में अम्लीयता को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, चूने का छिड़काव करना होगा, यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन यदि किसी मिट्टी में क्षारीयता को बढ़ाना है तो क्षारीयता मृदा को, क्षारीय मृदा जो होती है ना, तो वो अम्लीयता घटाना शब्द लिखो यहाँ पर, घटाना। और क्षारीयता भी क्या है, घटाना। तो उसमें करते हैं जिप्सम का प्रयोग, जिप्सम। ठीक है, किस मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, उसे उपजाऊ बनाने के लिए। क्षारीय मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है उसे उपजाऊ बनाने के लिए, क्षारीय मिट्टी। और अम्लीय मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, चूने का। अम्लीय मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए चूने का प्रयोग होता है, जबकि क्षारीय मिट्टी को, है ना, उपजाऊ बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी का पीएच वैल्यू 6 से 7.5 के मध्य में रहना चाहिए। अगर इससे कम हो गया है, 6 से कम हो गया है, तो उसको हम क्या करना पड़ेगा, चूना पत्थर मिला करके उसे बढ़ा देंगे। अगर मान 7.5 से अधिक हो गया है तो जिप्सम लगाकर क्या कर देंगे, है ना, उसे सही कर लेंगे। और वो क्या हो जाएगी, मिट्टी जो है मतलब कृषि योग्य हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, कृषि योग्य। तो प्रश्न पूछ लेगा तुमसे कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए जिप्सम और चूने का प्रयोग कर सकते हैं दोनों। ठीक है, इस बात से हम कर सकते हैं। ये थोड़ा मिट्टी के संबंधित टॉपिक है, वो खत्म हो गया, इतना ही है। ठीक है, मिट्टी के संबंधित टॉपिक था वो इतना ही है, ये आपको ध्यान रखना। 8 प्रकार की मिट्टी है, 8 हमें तुम्हें करा दी है। अब नेक्स्ट करिएगा जो हमें पढ़ना है, कृषि। है भारत की कृषि। भारत की कृषि। देखो, मिट्टी पता है तो कृषि पता है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में कृषि कहाँ की जाएगी बताइए, उत्तर भारत के विशाल मैदान में। भारत में सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि कौन सी है, उत्तर भारत के विशाल मैदान में पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो है उसे हम पुरानी जलोढ़ या नई जलोढ़ के नाम से भी जानते हैं, है ना। और ये सबसे ज्यादा क्या है, हमारे भारत में उपजाऊ भूमि है। ऐसी है, उपजाऊ भूमि है, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे देखो, कृषि। कृषि की बात करते, कृषि का पहले हम क्या करते हैं, कुछ मतलब डाटा ऐसा लेते हैं जो हमारे लिए स्टैंडर्ड डिग्री टाइप का जो है ना, इंपॉर्टेंट। तो देखो, भारत की कृषि, एग्रीकल्चर। ठीक है, भारत की कृषि के संबंध देखें तो कृषि का जहां पर अध्ययन किया जाता है बीजों के संबंध में जो रहता है, तो उसे बोलते हैं हम सस्य विज्ञान। क्या नाम देते हैं, सस्य विज्ञान। कृषि संबंधी विज्ञान का नाम क्या है, सस्य। और सस्य शब्द का मतलब ही कृषि होता है, ध्यान रखना। कृषि शब्द का पर्यायवाची शब्द है सस्य, तो सस्य क्या हो जाएगा, सस्य विज्ञान। और सस्य विज्ञान का जनक कौन है, पीटर, कौन है, पीटर डेक्रेसनजी। पीटर डेक्रेसनजी सस्य विज्ञान का जनक कौन है, पीटर डेक्रेसनजी। पीटर डेक्रेसनजी क्या है, सस्य विज्ञान के जनक है। कृषि
का अध्ययन या कृषि के संबंध में जो हम बात करते हैं तो इसमें आता है सस्य विज्ञान। किसमें आता है? सस्य विज्ञान। कृषि का पर्यायवाची है सस्य, तो सस्य विज्ञान क्या बोलेंगे? सस्य विज्ञान। अब एक दो क्वेश्चन और आप अलग से कर लीजिएगा। यह कृषि जो है इकोनॉमिक्स के हिसाब से किसके अंतर्गत आएगा? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र? पता किसमें कृषि? तो कृषि इकोनॉमिक्स प्राथमिक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र में प्राइमरी सेक्टर है। क्या है? प्राइमरी सेक्टर। ठीक है। भारत में जो कृषि है, कृषि संबंधी जनसंख्या कितने परसेंट? 65% है। भारत में कृषि पर निर्भर जनसंख्या कितना? 65% है। कृषि पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर जनसंख्या कितनी है? 65%। ध्यान रखना है, भारत में कृषि पर निर्भर जनसंख्या कितनी? 65 है। अब प्रश्न ये आता है कि सर कृषि से भारत में कितनी आय प्राप्त होती है? कितनी आय? तो धारणा की लगभग 15%, यानी कि बहुत कम आय प्राप्त होती है। 15%। भारत में कृषि से कितने परसेंट आय प्राप्त होती है? 15%। ध्यान रखना है। भारत में जोत का आकार कैसा है? जोत का आकार तो छोटा है। कैसा? छोटा। यहाँ पर सीमांत किसान पाए जाते हैं, सीमांत किसान। और सीमांत किसान के पास में जो प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से भूमि है ओवरऑल भारत में वो कितनी है? 1.08 हेक्टेयर। और ये जो है किसमें आता है? सीमांत किसान में। यह छोटे आकार की जोत पाई जाती है भारत में, है ना। भारत में कैसे किसान है? लगभग जो आबादी किसान देखेंगे तो छोटे साइज के खेत पाए जाते हैं, यानी सीमांत किसान है। कैसे किसान है? सीमांत किसान है। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा, एक बार रिपीट करते हैं। कृषि सस्य विज्ञान के अंतर्गत आती है। सस्य विज्ञान का जनक पीटर डेक्रेसेन जी है। पीटर डेक्रेसेन जी। कृषि प्राथमिक क्षेत्र का विषय है इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में। कृषि भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये आपने पढ़ा नहीं पढ़ा? भारत कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान देश है, इसका मतलब ये है कि भारत की अधिकतम जनसंख्या किस पर निर्भर है? कृषि पर। कितने परसेंट जनसंख्या भारत की कृषि पर निर्भर है? 65%। 65% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। लेकिन ये आय कितना करके देते हैं? 15%। 15% आय देते हैं। ठीक है। यानी कि जनसंख्या अधिक है लेकिन इनकम कम है। क्या है? इनकम कम है। 15% भी देते हैं। जोत का आकार कैसा है? छोटा। यहाँ प्रति हेक्टेयर कैसे किसान है? सीमांत किसान है। कितने हेक्टेयर जमीन है? 1.08 हेक्टेयर जमीन पाई जाती है ओवरऑल भारत के किसानों का। ठीक है। लगभग 5 बीघा 6 बीघा के समथिंग इतना ही मिल पाता है ऐसा, और किसी की जगह ये भी नहीं है। ठीक है। आगे आने वाले समय में सब खत्म हो जाएगा, इतना भी कम हो जाएगा, क्योंकि है ना आबादी बढ़ रही है। आबादी बढ़ रही है, खेती क्या बढ़ रही है? आपको बढ़ती चली जा रही है, उतने क्या मेड़ बढ़ती चली जा रही है। ठीक है। ये हो जाता चला जाएगा, तो वो चीज क्या हो जाएगी? बन जाएगा। तो ये तो क्या इंट्रोडक्शन के संबंध में हो गया ये। अब प्रश्न ये आता है कि सर भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो भी है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 100% है। इस 100% में से कितने परसेंट पर कृषि है? कितने परसेंट पर वन है? ठीक है। कितने परसेंट पर वन है? कितने परसेंट पर कृषि है और कितने परसेंट पर वन है? और कितने परसेंट भूमि बंजर है और कितने परसेंट चरागाह है? कितने परसेंट भूमि बंजर है और कितने परसेंट चरागाह है? चरागाह। ठीक है। तो कृषि कितने परसेंट है बताओ? तो 55%। कितनी है? कितने भूभाग पर कृषि होती है? 55 पर। वन कितने हैं? 21% है। अगर 24% है तो मतलब 24 ही लिखो, 24% है। बंजर भूमि भी लगभग कितनी? 24% है। कितनी हो जाएगी? 24% है। ठीक है। और चरागाह कितना? 4%। यहाँ पर थोड़ा कम कर लीजिएगा। बंजर भूमि 24% है और चरागाह कितना हो गया? ये 24, 24, 48, 52, यानी कि कितना हो जाएगा? 48%। कृषि कितने पर है? देखो 48 पर। लेकिन तो एक डाटा और है ना, यहाँ के हिसाब से 55% भी यहाँ पर ऐड माना जाता है। अगर ऑप्शन 55% और 48% है तो उसमें 55% ऐड करना है। जब 55% नहीं है तो 48 लगा देना। क्या लगा देंगे? 48। तो भारत में कृषि भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से देखा है 100% भौगोलिक है। उसमें से कितने परसेंट भूभाग पर कृषि है? 55 पर। इस 55% भूभाग पर कितने परसेंट जनसंख्या? 65% जनसंख्या। कितने परसेंट है? 65%। वन कितने परसेंट है? 24%। बंजर भूमि कितनी है? 24%। चरागाह की भूमि कितनी है? 4%। चरागाह की भूमि कितनी हो जाएगी?
4% हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना। कितने हो जाएगी? चरागा की 4% हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट देखो, मौसम के आधार पर भारत की कृषि या ऋतुओं के आधार पर भारत की कृषि, हमें यही समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। मौसम के आधार पर या ऋतुओं के आधार पर भारत की कृषि, मौसम के आधार पर या ऋतुओं, खासकर ऋतुओं के आधार पर देखना। ऋतुएं कितनी थी? 4 थी। कितनी ऋतुएं थी? 4 ऋतुएं। 4 ऋतुएं जो पढ़ाई नहीं पढ़ाई है, तो मौसम के आधार पर भारतीय कृषि कितने भागों में? 3 भागों में। कितने भागों में बांटी थी? 3 भागों में। 3 भाग। इसका फिर क्या? खर्चा। क्या है? खर्चा। तो खर्चा लिख देना, खर्चा। खर्चा, ठीक है, खर्चा। इसे चाहो तो खर्चा से लिख सकते हो, खर्चा। चा को ज बोलना है, प्रोनाउंसिएशन खर्चा। 3 तरह की कृषि है, तीनों आपको उसमें दिया गया है। खर्चा, इसकी ट्रिक है, याद रखिए। भारत की कृषि कितने प्रकार की? 3 तरह की कृषि भारत में फसल होती है। 3 तरह कौन सी है? खर्चा। खर्चा में क्या हो जाएगा? खरीफ की फसल। खरीफ की फसल। र से क्या हो जाएगा? रबी की फसल। और ज से जायद की फसल। क्या हो जाएगा? जायद की फसल। तो खर्चा क्या है? खर्चा। तो खर्चा को खर्चा कह दो, खर्चा। खर्चा, तो खर्चा। ऋतुओं के आधार पर भारत की फसलें कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। और किसके? खर्चा। फिर क्या है? खर्चा। खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। जो खरीफ की फसल है, रबी की फसल है और जायद की फसल है, तो खरीफ की फसल का जो टाइमिंग है ना, समय है, समय तो क्या है? जून जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई में बोई जाएगी, बोया जाएगा, ठीक है, बोया जाएगी, बोई जाएगी। और कब काटी जाएगी? सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर में काटी जाएगी, कटाई होगी। बुवाई कब है? जून जुलाई में। सितंबर अक्टूबर में क्या है? कटाई। क्या है? कटाई। रबी की फसल का क्या हो जाएगा? सितंबर अक्टूबर में बुवाई है, नवंबर। हाँ, अक्टूबर नवंबर कह सकते हो। तो अक्टूबर नवंबर में क्या हो जाएगी? बुवाई। बुवाई हो जाएगी, बुवाई, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में बुवाई है, तो मार्च अप्रैल में कटाई है। मार्च अप्रैल में क्या है? कटाई हो जाएगी, ध्यान रखना। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में कटाई जाती है। अभी महीना चल रहा सितंबर और अक्टूबर नवंबर आने वाला है, तो अक्टूबर नवंबर में कौन सी फसल बोई जाएगी? रबी की फसल। किसकी फसल है? रबी की। जायद की फसल की हम लोग बात करें तो मार्च अप्रैल में बोई जाती है। मार्च अप्रैल में बोवाई जाएगी, बोवाई, ठीक है। और जून जुलाई में कटनी जाएगी। जून जुलाई में कटाई क्या हो जाएगी? जून जुलाई में कटाई क्या हो जाएगी? जून जुलाई में कटाई, ठीक है, ध्यान सब ये दिया हुआ है। जो खरीफ की फसल है, रबी की फसल है, खरीफ की फसल जो होती है कब होती है? आते हुए मानसून के समय। आते हुए मानसून के समय, आते हुए मानसून के समय कौन सी फसल बोई जाती है? खरीफ की फसल। आते हुए मानसून के समय या जब भारत में मानसून होता है, वर्षा ऋतु में कौन सी फसल उगाई जाती है? खरीफ की फसल। कौन सी फसल उगाई जाती है? खरीफ की फसल, है ना। मानसून के समय, मानसून के समय जब भारत में वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु में जो फसल होती है कौन सी होती है? खरीफ की फसल। कौन सी होती है? खरीफ। इसका मतलब ये होगा कि खरीफ की फसल के लिए किस चीज की आवश्यकता है? खरीफ की फसल के लिए तो तापमान की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और वर्षा की, यानी जल की। तो यहाँ पर हम छोटे से लिख सकते हैं, जल बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए और तापमान, है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, है ना, वो खरीफ की फसल में आएगा। जहां पर भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और जहां पर भी जल की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो जल की मात्रा कब होती है भारत में? ज्यादा वर्षा ऋतु में। और तापमान भी वर्षा ऋतु में क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। उस समय क्या हो जाएगा? उस समय भारत में कौन सी फसल होती है? खरीफ की फसल।
खरीफ की फसल का जो टाइमिंग है वो क्या है, जून जुलाई में बोई जाएगी और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाएगी। जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, ये टाइमिंग है। और बताइए ना, जून के फर्स्ट वीक में भारत में मानसून आ जाता है। भारत में आने वाला मानसून क्या है, दक्षिण पश्चिमी मानसून है, जो कब आता है, जून जुलाई में। कब आता है, जून के फर्स्ट वीक में आ जाता है। और उस समय कौन सी फसल बोई जाती है, खरीफ की फसल। तो मानसून जब आता है तो कौन सी फसल, खरीफ की फसल है। और इसमें क्या होता है, जल की मात्रा अधिक होती है और तापमान, तो किस फसल के लिए जल की मात्रा अधिक चाहिए और तापमान की मात्रा अधिक चाहिए, तो कौन सी फसल है, खरीफ की फसल। कौन सी फसल हो जाएगी, खरीफ की फसल। समझ में क्या, खरीफ की फसल में कुछ एग्जांपल है, तो एग्जांपल कौन कौन से लिख लीजिए। तो खरीफ की फसल में कौन कौन से लिखो, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन आदि प्रमुख फसल इतनी है। बाकी वाले नोट्स में है, कर लीजिएगा। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन आदि, ये सभी कैसी फसल है, ये सभी फसलें कैसी हो जाएंगी, खरीफ की फसल। ये बताइए, इनके लिए तापमान अधिक चाहिए, बाजरा के लिए चाहिए अधिक, और पानी की मात्रा भी क्या अधिक चाहिए। इनमें सबसे ज्यादा पानी की मात्रा किसे चाहिए, धान को कितने सेंटीमीटर पानी चाहिए, लगभग 150 सेंटीमीटर से अधिक पानी। धान को कितने सेंटीमीटर पानी चाहिए, 150 सेंटीमीटर से अधिक पानी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है, ये हो जाएगा। तो खरीफ की प्रमुख फसलों में हम देख सकते हैं, फसल तो और भी है, तो प्रमुख में ध्यान रखना, धान किसमें आएगा, खरीफ में। मक्का किसमें है, खरीफ में। ज्वार किसमें है, खरीफ में। बाजरा भी किसमें है, खरीफ में। मूंगफली भी किसमें है, खरीफ। और सोयाबीन भी किसमें है, खरीफ की फसल। किसमें, खरीफ की फसल। अब आते हैं रबी की फसल। रबी किसका पर्यायवाची है, सूर्य का। किसका पर्यायवाची है, सूर्य का। तो अक्टूबर नवंबर में सूर्य दिखता है, नहीं दिखता है। अक्टूबर नवंबर में सूर्य क्या होता है, तिरछा हो जाती है उसकी किरण, जब से तिरछा होना स्टार्ट हो जाती है, इसका मतलब क्या है, तापमान क्या हो जाएगा, तापमान है ना कम हो जाएगा, तापमान कम। और वर्षा भी कम, क्या हो जाएगी, वर्षा भी कम। मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में वर्षा नहीं होती, कम मात्रा में होती है। इसका मतलब लौटते हुए मानसून के समय, लौटते हुए मानसून के समय, लौटते हुए मानसून के समय, यानी निवर्तन, मानसून के निवर्तन के समय कौन सी फसल कराई जाती है भारत में, रबी की फसल। लौटते हुए मानसून के समय भारत में कौन सी फसल है, तो वो रबी की फसल। कौन सी फसल हो जाएगी, रबी की फसल हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना, रबी की फसल क्या हो जाएगी, रबी की फसल। लौटते हुए मानसून के समय भारत में कौन सी फसल है, रबी की फसल। कौन सी हो जाएगी, रबी की। रबी की फसल का टाइमिंग पता ही है, ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। कुछ एग्जांपल ले लो रबी की फसल में, लिख लो गेहूं, चना, मटर, जौ। गेहूं, चना, मटर, जौ। गेहूं, चना, मटर, जौ, मसूर, ठीक है, आदि। गेहूं, चना, मटर, जौ, मसूर आदि। उसमें एग्जांपल बहुत सारे हैं, इनमें से कुछ धारा को गेहूं किस में आएगा, तो गेहूं आएगा रबी की फसल में। चना भी किसमें, रबी की फसल में। मटर भी किसमें, रबी में। और जौ भी किसमें, रबी में। मसूर की दाल किसमें आएगी, रबी की फसल में। किसमें आएगी, रबी की फसल में आएगी। और एक और लिख लो आलू, आलू भी किसमें आएगा, आलू भी इसी में आ जाएगा, रबी की फसल। जो ठंडियों के समय होता है ना, बता आलू पकता है ठंडी के समय, जल की मात्रा बहुत ज्यादा कि कम, बहुत कम। जल की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है, आराम से जाएगा। तो आलू की फसल भी किसमें आ जाएगी, किसमें आ जाएगी, सही है ना। तो ये फसल कैसी है, रबी की फसल, रबी की फसल। याद रखना तरीका क्या है, खर्चा, क्या है, खर्चा, खर्चे से याद हो जाएगी। अब नेक्स्ट है जायद, जायद की फसल। जायद की फसल जो है ना, ये किसी भी मानसून के समय नहीं होती है, ये जो होती है ये ऐसे ही मतलब हो जाती है। देखो सर्वाधिक जल की मात्रा किस फसल को है, खरीफ की फसल। और थोड़े बहुत में ये, और यहाँ पर क्या है, यहाँ एक मतलब ऐसे हो जाती है इसमें, ठीक है। ऐसे आप कर लीजिएगा, जितनी भी सब्जियां हैं, सब्जियां किस में आएंगी, सब इसमें, जैसे और जैसे खरबूज, खीरा, काकड़ी, ठीक है, काकड़ी, ये सभी, लौकी वगैरह सब किसमें, इसी में जाएगी। सब्जियों के लिए कौन सी फसल है, तो बोलेंगे जायद की फसल। सब्जियों में ये कौन सी फसल की जाती है, जायद की फसल।
तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, भिंडी, करेला, लौकी, कद्दू, टमाटर आदि। ये सभी किसमें आ जाएंगी? सभी की सभी आ जाएंगी इसमें जायद की फसल में। किसमें आ जाएंगी? जायद की फसल में आ जाएंगी। ये आपको ध्यान रखना। समझ में कि नहीं आया? जायद की फसल में सब किसमें आ जाएंगी? जायद की फसल में आ जाएंगी। सही है। मौसम के अनुसार या ऋतुओं के अनुसार भारत की फसलों को बांटा जाता है। बताओ कितने भागों में? 3 भाग। 3 भाग कौन कौन से? खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। फिर क्या है? खर्चा है। खर्चा, खर्चा कब होता है? मौसम में होता है खर्चा। खर्चा कौन कौन सा? खरीफ, रबी, जायद। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में। कब काटी जाती है? सितंबर अक्टूबर में। रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में। कब काटी जाती है? मार्च अप्रैल में। और जायद की फसल कब बोई जाती है? मार्च अप्रैल में। और काटी कब जाती है? जून जुलाई में। किस फसल को सर्वाधिक पानी की आवश्यकता है? खरीफ की फसल को। मिनिमम पानी की आवश्यकता है? रबी की फसल को। टेम्परेचर कम होना चाहिए? रबी की फसल। रबी की फसल। ठीक है। गेहूं कैसी फसल है? रबी की। धान कैसी फसल है? खरीफ की। सब्जियां कैसी हैं? जायद। सब्जियां कैसी हैं? जायद।